हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जीआईसी और पीजीडी केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो आज उसका पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2000 में कि चार आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। तो आपको इससे पहले हमने पैरामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए चीजें बता रखी थी कि आपको यदि मॉलिक्यूल दे रखा हो तो आप उसमें जो थ्योरी बताई थी आपको, जो एमओटी मॉलिक्यूलर थ्योरी, उससे हम लोगों ने निकाला था जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में ये सब बातें हुई थी। यहाँ हमारा क्या है बेटा, हमें मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक से ज्यादा एटम वाले हैं, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें निकालने का तरीका क्या है कि आपको देखना है बेटा कि इस इन जो ऑप्शन जो आपको कंपाउंड मिल रखा है, कोवेलेंट कंपाउंड आपका जो मिला है, जो कोऑर्डिनेशन का तरीका अलग है पैरामेट्रिक का। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखते हैं, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे पैरामेट्रिक, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक तो होगा ही होगा। और आपको पता है यदि कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पीसीज क्या होता है, पैरामेट्रिक होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं इसमें किसमें किसमें ऐसी कंडीशन है। तो देखिए इसमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं और होल इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं। तो अच्छा तरीका ये है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जोड़िए। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। दो नाइट्रोजन है तो 5 + 5। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितना हो गया, 16। तो ये इवन है और नहीं है। अगला क्या बेटा, N2O5। नाइट्रोजन में कितना, 5 + 5 और एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 में 6 5 जा 30, तो टोटल हो गया 40 इलेक्ट्रॉन। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 40 इलेक्ट्रॉन निकला। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं बेटा, ये समझ लीजिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। फिर आपका है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितना होगा, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 12, तो हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। ये आपका है ऑड इलेक्ट्रॉन। से क्या बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये आपका होगा क्या, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। यह ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। इसका जो डाइमर होता है N2O4 वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन NO2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसको हम पूरा क्रॉस चेक कर लें। एक नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 × 2 = 10, और एक उसमें ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 × 3 = 18। तो कितना हो गया, 28 है। ये भी क्या, इवन। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ ऑप्शन सी आपका ऐसा है जिसमें ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑड है। तो ये क्या हुआ आपका, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनमें आप इस तरह से पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल पहचानेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वहां पे हम दूसरी तरफ पहचानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस वाले कंपाउंड में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये मेन इशू है, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, द ऑक्साइड विच कैन नॉट, समझ में बेटा, इस पे ध्यान लगाएंगे, कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन पांचों ऑक्साइड्स में भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरीन डाइऑक्साइड है। इन चारों में कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। यह क्वेश्चन का पूछा बेटा, यह क्वेश्चन भी पीजीटी 2000 में पूछा गया। बेटा देखिए मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने के लिए क्या चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो देखिए क्या समस्या है इसमें। देखिए आपका नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर +4 में, वो +5 स्टेट शो करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह बिहेव कर सकता है। सल्फर +6 शो करता है, यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन का यहाँ पर है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इस वाले में +4 है, यहाँ पर इसका +4 है और यहाँ पर इसका +4 है। तो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर +5 तक, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। सल्फर की -2 से लेकर +6 तक होती है। आपको बताया गया जब हम लोगों ने 16 ग्रुप पढ़ा था तो आपको बताया था कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होती है, -2 से लेकर +6 तक हो सकती है। लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता। कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4 ही होती है। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकता,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और वो फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसीलिए CO2 डज नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था हमें चारों ऑक्साइड्स में, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी इंक्रीज हो सकता है वही बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और वह अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर सकता, तो वो डज नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया पीजी सन 2000 में। ये क्या बेटा, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, बेटा आपको बताया गया था कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है और उसमें कई तरह क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात ये बेटा, ग्रेफाइट होता है कंडक्टिंग ड्यू टू डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसमें कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट का हाइब्रिडेशन। ग्रेफाइट का हाइब्रिडेशन होता है sp2, ईच कार्बन बॉन्डेड विथ 3 अनदर कार्बन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, तो 3 तो हो गए बॉन्डिंग में, मतलब बॉन्डिंग पे हम चले। एक इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, वो डीलोकलाइज होता है। हेक्सागोनल रिंग होती है, इसमें क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। फिर क्या ध्यान रखना है, ये शीट हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर होती है उसमें, इसीलिए यह मतलब कि यूज किया जाता है कहते हैं एज अ लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर। जहां पर आप लिक्विड लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर पे जो मशीन रन करती है वहां एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं ग्रेफाइट। थोड़ा क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर एक लेयर होती है। भैया जो पेंसिल यूज करते हैं लेड पेंसिल, जिसमें लेड नहीं होता है, ग्रेफाइट की रॉड होती है, उसे क्या करते हैं, लिखते हैं तो एक लेयर उसकी छूटती जाती है, तो आपका ड्रॉ होता है, फिगर ड्रॉ करें बच्चे जो लिखते हैं। ठीक, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं और डीलोकलाइज हैं, ये आपको ध्यान है। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। लोकलाइज इन एवरी थर्ड कार्बन, गलत, लोकलाइज नहीं होता वो। लोकलाइज ऑन ईच कार्बन ना, क्योंकि लोकलाइज होता तो कंडक्टिंग होता ही नहीं। प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ना, क्योंकि कार्बन में एंटी बॉन्डिंग का सिस्टम ही, एंटी बॉन्डिंग टर्म आता ही है मॉलिक्यूल्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स है। स्प्रेड एंड बिटवीन द स्ट्रक्चर, ये सही है। स्प्रेड इसलिए होता है बेटा, फैला होता है, डीलोकलाइज होता है, और बिटवीन द स्ट्रक्चर इसलिए होता है बेटा क्योंकि लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर है, उसके बीच में रहता है वो, इसीलिए वो कंडक्टिंग होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन डी, कि स्प्रेड होता है और बिटवीन द स्ट्रक्चर होता है इसका इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रटने वाला क्वेश्चन है। कैल्सिट्राइड इज एन ओर ऑफ, तो आपको ध्यान रखना है ये कैल्सिट्राइड टिन का ओर है। कैल्सिट्राइड किसका ओर है, टिन का ओर है। मेटलर्जी क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। टिन किस फैमिली में आता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कार्बन फैमिली का मेंबर है टिन, पहला कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ग्रुप के सारे नंबर याद रहेंगे और आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे आपको बताना आसान रहेगा। अगला बड़ा क्वेश्चन क्या है, ये भी पूछा गया पीजी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था पीजीटी 2000 में। क्या क्वेश्चन बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पूछा है इन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही कौन सा नहीं है। ओके बेटा, तो देखिए क्या बोल रखा है। पहला उसने बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का उसने ऑर्डर दे रखा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजेंस की बात हो रही है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के इसमें लिया है। तो आपको देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। अब ग्रुप में नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमारा क्वेश्चन क्या था, नॉट ट्रू, यानी हमें गलत कथन ढूंढना है, ये ध्यान रखिए, नॉट ट्रू। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या था बेटा, ग्रुप में नीचे आने पर घट रही थी, तो यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। उसमें ये दिया है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो ये कथन सही है, हमें क्या खोजना है, जो सही नहीं हो। सॉरी, अगला देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही ऑर्डर है हेलोजन ग्रुप के लिए, ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पॉली स्केल पर उसकी 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। हाइड्रोजन फैमिली में ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। रेगुलर ट्रेड है उसमें, कोई वो नहीं, सेक्शन नहीं है। तो ये भी सही है, हमारा आंसर नहीं हुआ। अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज्यादा दूसरी होती है क्लोरीन की। क्यों फ्लोरीन की नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो फ्लोरीन होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम होती है। सब्सिडी किसकी हुई, क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन।
तो इसमें ये दिया है क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन, तो ये भी आपका सही कथन है। तो अब ऐसी बात है, चौथा वाला ही गलत होगा, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 4। अब आप लोग आते हैं कि इसमें क्या दिया था और इसका रियल ऑर्डर क्या होता है। ठीक, तो देखिए बेटा क्या है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर दिया था। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो होता है, हम यहां पर लिख रहे हैं इस जगह पर ब्रैकेट में, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर दे रखा था। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, इसीलिए जो होता है फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि साइज छोटा होगा, दो फ्लोरीन रहते हैं, दोनों के पास लोन रहते हैं, 3 रिपल्सन ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, फ्लोरीन की कम होती है, इसकी ज्यादा होती है ज्यादा फ्लोरीन की, फिर होती है मतलब Cl2 की, फिर होती है ब्रोमीन की, फिर होती है फ्लोरीन की, और फिर होती है आयोडीन की। ये ऑर्डर आपका किसका है, ये है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ये मतलब जो सही बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन देन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन देन आयोडीन। और आपको ऑर्डर क्या देता, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये क्या है, यह गलत ऑर्डर है। और आपसे पूछा भी क्वेश्चन ये किया था कि इन चारों में आपको नॉट ट्रू मतलब गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन डी आपका गलत कथन है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, क्लोरीन की देन ब्रोमीन की देन फ्लोरीन की देन आयोडीन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका उसके लिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, क्वेश्चन 6 है, यह भी पूछा गया पीटी 2000 में। यह क्वेश्चन पूछा गया पीटी 2000 में, क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद NaOH, द PH3 एंड NaH2PO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन। थोड़ा देखिए, व्हाइट फास्फोरस की बात किया, आपको रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, लेकिन आपको रिएक्शन याद नहीं है तो हम सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको कैसे इसको पहचानेंगे। रटने को तो रिएक्शन में आपको खूब याद है, बहुत फेमस रिएक्शन है। इसका ऑप्शन होता है डिसप्रपोर्शन। क्या होता है, डिसप्रपोर्शन। कैसे आया ये हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले कहना ये व्हाइट फास्फोरस यानी P4 से कन्वर्ट होगा, NaOH से रिएक्शन किया, P4 ने किससे रिएक्शन किया, NaOH से। हमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्हाइट फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी क्या चेंज हो रही है। P4 ने किससे रिएक्शन किया, NaOH से किया, और बना क्या रहा है, बना रहा है फॉस्फीन यानी PH3 और NaH2PO2। ओके बेटा, NaH2PO2। तो अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो है 0। क्या है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बेटा, आपकी फॉस्फोरस यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या है, इस जगह पर है -3, यहाँ पे क्या है -3। और इस बार देखिए क्या होगी, सोडियम की +1, 2 हाइड्रोजन है, इसकी क्या होगी +1 तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी होगी आपकी सोडियम का प्लस, इसका देखिए +1, मैं यही कर दे रहा हूँ, इसका +1, इसका भी +1 और इसका -2 होगा। तो देखिए बेटा -2 × 2 -4, और यहां से क्या हो गया -3 +3 हो गया। मैं काट दूंगा इससे, देखिए इसका +1 +2 × +1 प्लस आपको फॉर्मूला निकालना है x +2 × -2। ओके, x = क्या रहेगा बेटा, देखिए ये -2 -4 हो गया, -4 और ये +3 कितना हो गया -1, और 0 को इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है ना बेटा, तो ये आ जाएगा +1। तो देखिए आपका यानी फास्फोरस यहाँ पर किस स्टेट में है, +1 स्टेट में है। तो बेटा ध्यान देखिए हो क्या रहा है, जो व्हाइट फास्फोरस एलिमेंटल स्टेट में वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा, घट भी रही है और बढ़ भी रही है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसीलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। ये कौन सा एग्जांपल रिएक्शन का, डिसप्रपोर्शनेशन, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -3 भी हो रहा है एक कंपाउंड में, और 0 से +1 भी हो रहा है। 0 से -3 हुआ तो घट रहा है, 0 से +1 तो बढ़ रहा है। तो बहुत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है एक ही एलिमेंट का, इसको बोलते हैं क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रटने वाला क्वेश्चन बेटा, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, तो आप उसको ध्यान रखिए, एंथ्रोसाइट होता है इसका प्योरेस्ट फॉर्म कोल का। तो ये रटने वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज क्या होता है, एंथ्रोसाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पीजी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एज अ द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज।
तो कैंसर के जो बेटा होता है उसमें रेडियोथेरेपी की जाती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी की जाती है, कीमो चढ़ता है और बाकी रेडिएशन से उसको क्या करते हैं, सेल को डेड करते हैं, उसके प्रभाव को कम करते हैं। उसमें हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें नोबल गैस दे रखा है, नोबल गैस में बताया कौन कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनन, रेडन। रेडन जो होता है यानी आरएन जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं फॉर कीमोथेरेपी, मतलब कि फॉर रेडिएशन, कैंसर के रेडिएशन के लिए। तो इसीलिए कौन सा इसमें होगा, आरएन यूज्ड एज कैंसर ट्रीटमेंट, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये आपका रेडन ही नोबल गैस है जो यूज किया जाता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, मतलब कि रेडिएशन जो देते हैं उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कई चीजें तरह क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग ने पढ़ रखा है, जब हमने पुरान फैमिली पढ़ा था तो हमने बताया कैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर्स का होता है, क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, ये सब की बातें हमने वहां पे की थी। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3H6, क्या होता है B3N3H6, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, और नाइट्रोजन। भाई एक हाइड्रोजन लगा होगा बोरॉन पर, नाइट्रोजन पर, और ये होता है। यहाँ से पूछा बेटा कि बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो बड़ा इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें पोलैरिटी होती है, और जबकि बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जबकि इनऑर्गेनिक बेंजीन एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। नाइट्रोजन अपना लोन पे क्या क्या बॉन्ड फॉर्म कर, ये जो बेटा है वो डीलोकलाइज होता है, क्या होता है सॉरी डीलोकलाइज होता है, तो ये आपका रूल फॉलो करता है, इसीलिए क्या है ये आपको क्या है, कल फॉलो करता है, एरोमेटिक है, और ये बेटा इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। अगला बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया पीजी 2002 में, इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला क्वेश्चन पीजी 2002 का है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा गया पीजी 2002 में। क्या क्वेश्चन है, ऑन द ट्रीटमेंट विद नाइट्रिक एसिड अ मेटल बिकम पैसिव, मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर मेटल का सरफेस जो होता है कोरोजन, मान लीजिए क्योंकि एसिड क्या करता है, सरफेस को कोरोड कर देते हैं, कोरोजन नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होता है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो कौन सा मेटल है, तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम इज पैसिव टुवर्ड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि होता क्या बेटा, एल्यूमिनियम के जो मेटल सरफेस है उस पर उसके ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जिससे वह नाइट्रिक एसिड का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पैसिव होता है। और एल्यूमिनियम के साथ साथ दूसरा एलिमेंट कौन बेटा, एल्यूमिनियम के डायगोनल में कौन था, याद करिए, बेरिलियम। तो यानी इसमें Be बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही ऐसे एलिमेंट है, ये आपको है नॉर्मल है करें कि ये इसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड आता है, क्योंकि क्या होता है बेरिलियम और आपस में डायगोनल होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेम होती है, दोनों ही नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनके सरफेस पे क्या फॉर्म हो जाता है, इनके सरफेस पे फॉर्म हो जाता है इनके ऑक्साइड का लेयर। इसमें ऑप्शन देखिए क्या, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है और जिंक है, तो आपका एल्यूमिनियम यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि नाइट्रिक एसिड पैसिव टुवर्ड किसके होता है, एल्यूमिनियम और बेरिलियम की। तो इसको आप कॉपी कर लिए बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, कॉपी कर लीजिए। हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी बात चल रही है। ओके बेटा, क्या क्वेश्चन है, Which of the following element does not form oxy acid? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और फ्लोरीन, इनमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं करता है। बट आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, -1 होती है, और ऑक्सी एसिड वही फॉर्म करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है, क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्या है, ओनली वन, उसकी क्या है, -1। इसीलिए फ्लोरीन ही वह एलिमेंट है जो कभी भी ऑक्सी एसिड्स फॉर्म नहीं करता है, जबकि क्लोरीन, नाइट्रोजन और सल्फर के
लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड नोन है। ओके बेटा, और जो हमारे आप लेक्चर देखेंगे उसमें हमने जितने भी पॉसिबल ऑक्सी एसिड्स हैं सबके बारे में बता रखा है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये सब डिस्कस कर रखी है। तो आपको ये हमने फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड आपको नहीं बताया, और आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन कभी भी ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं करता। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, आप बस ध्यान रखिए, देखो ये चीज ध्यान है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है बेटा, अमोनिया गैस कैन बी डिटेक्टेड बाई, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं से स्टार लगा दूं। अमोनिया गैस डिटेक्ट कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, तो बेटा देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है नेस्लर रिएजेंट यूज किया जाता है। इसके लिए नेस्लर रिएजेंट हमेशा यूज करते हैं अमोनियम आयन और अमोनिया गैस को डिटेक्ट करने के लिए। तो अमोनिया यानी नाइट्रोजन का जो टेस्ट होगा, अमोनियम का टेस्ट होगा या NH3 का टेस्ट होगा, उसके लिए हमेशा यूज करते हैं क्या, नेस्लर रिएजेंट। क्या यूज करते हैं, नेस्लर रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। ये तो बहुत आपने सुन रखा है खूब अच्छे से। लाफिंग गैस कभी मूवीज वगैरह में दिखाता है कि गुब्बारों में रिलीज करते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने आपको बताया था जब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, तो वहां बात हुई नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ लिखा होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वह होता है आपका क्या, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस भी कहते हैं। फिर अगला कौन कहते हैं लोग, पिक द ऑड वन आउट। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से ऑड कौन सा है, मतलब अलग टाइप का कौन सा है। तो देखिए ध्यान से क्या दे रखा है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन हमारा है नाइट्रोग्लिसरीन, ओके। ऑप्शन बी है डायनामाइट, ऑप्शन सी है TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और ऑप्शन डी है DDT। अब इसमें पूछा है कौन सा इसमें ऑड वन आउट है। थोड़ा यदि आपको ध्यान हो तो, आपको नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिए कि नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट और TNT क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव है। क्या होता है, एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, इनको विस्फोट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो DDT है, जो आपका डाई नाइट्रो या फिर DDT है आपका, ये क्या है, यह एक पेस्टिसाइड है। क्या होता है, यह एक पेस्टिसाइड है, उर्वरक है DDT। तो DDT आपका क्या है, अलग है। इन चारों में DDT आपका क्या है बोला, डिफरेंट है। इसीलिए आपको इसमें आपको पूछा है क्वेश्चन कि पिक द ऑड वन आउट, उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी उसमें सही होगा, क्योंकि बाकी 3 क्या है, विस्फोटक है, और वो क्या है, वो फर्टिलाइजर या उर्वरक है। ठीक है बेटा, अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था PG 2002 में, क्वेश्चन नंबर 12 PG 2002 में, क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो PG 2003 में। इसलिए हमने रेड पेन से लिखा है मार्कर से, ताकि आपको अलग दिखे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था PG 2003 में। आप देखिए हर साल कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट से आते हैं। यदि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिलाकर हम बात करें तो आपके कम से कम 10 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाते हैं PGT में, और GIC में भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आपने देख लिया है तो आपको सब चीज़ समझा दूंगी, क्वेश्चन कितना आसानी से हो जा रहा है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं कहता हूँ जरूर से जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें। उसके बाद आपको कुछ भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ने की अदर बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब चीज़ें हमने समराइज की हैं, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। अपनी तरफ पूरा प्रयास किया कि आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, हर कॉन्सेप्ट में कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, कैसे आप याद रखेंगे, सबकी हमने बात की है। वीडियो लेक्चर जब तक हमने अभी तक आपने हमारा नहीं देखा है पी ब्लॉक्स का और एस ब्लॉक का, तो जरूर देखें। ओके बेटा, क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, द एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर इज, मतलब फर्टिलाइजर में 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। इनमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो पहले में आपको दिख रहा है नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, लेकिन क्लोरीन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरीन क्या होता है, फर्टिलाइजर में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरीन फर्टिलाइजर प्रेजेंट नहीं होता है। अगला बेटा देखिए, विच वन इज द करेक्ट, वही क्वेश्चन का पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया PG 2003 में। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा था PG 2004 का क्वेश्चन है कि ऐसा इन चारों में क्या है कि जो करेक्ट है किसके लिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए। तो पहली बात आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
क्या होता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है, लिख रहे हैं H3PO4। क्या होता है फॉर्मूला? H3PO4। यह ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है, सूत्र है। फिर इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर में बना देना हूँ और हमारे लेक्चर्स में जो है उसमें आपको बता रखा है, लेकिन आप याद रखिए यहाँ पर P≡OOH। ध्यान रखिए बेटा, जो भी आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ेंगे उनमें फॉस्फोरस के पास एक बॉन्ड ये कन्फर्म है, P≡O वाला ये बॉन्ड होगा। उसके बाद बचे हुए जो आपके एलिमेंट है वो OH है, H ऐसा होगा, रजिस्टर लेंगे तो OH ये आपका है। इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी ये भी पूछी जाती है, वो क्या होती है? बेसिसिटी क्या होती है? कोई भी एसिड जितना H+ रिलीज कर सकता है टू हाइड्रोलाइज OH आयन, टू हाइड्रोलाइज OH आयन, या कहा जाए प्रॉपर वर्ड न्यूट्रलाइज OH आयन यानी एल्कली को, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। एसिड के लिए बेसिसिटी यूज करते हैं और बेस के लिए उसकी एसिडिटी यूज करते हैं। तो जितना H+ देगा कोई भी एसिड, वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। यहाँ पे कितना H+ दे सकता है भाई? OH बॉन्ड है 1 2 3 OH बॉन्ड है, तो ये 3 H+ रिलीज कर सकता है। इसीलिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या है? क्या बेटा बोलिए फिर से? हाँ, 3 है। क्वेश्चन में हम अपने आते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद है और फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या रखा बेटा पहले? देयर आर 3 pH बॉन्ड, आपको कहीं दिख रहा है pH बॉन्ड? P≡O बॉन्ड है, POH बॉन्ड है, pH बॉन्ड है। देयर आर 3 PO बॉन्ड, PO बॉन्ड नहीं है, ये जो PO है आपको इसको मतलब PO बॉन्ड से दिख रहा है बेटा, ये POH है पूरा, ये क्या है? OH से लगा है, नॉट PO बॉन्ड। उसमें सिंगल दिखा रखा है, इसमें एक बॉन्ड है भी तो P डबल बॉन्ड हुआ है। अगला क्या है? देयर आर 3 POH बॉन्ड, ये सही कथन है क्योंकि बेटा कि 1 2 3 POH बॉन्ड है। हमसे पूछा भी क्या था? करेक्ट। क्वेश्चन हमेशा पढ़ते रहना, ध्यान रखिए कि करेक्ट इनकरेक्ट नॉट ये सब देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप सही चूज कर पाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कथन मतलब स्टेटमेंट हमें चूज करना था किसके लिए? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के लिए। तो क्या है बेटा आपका? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में 3 POH बॉन्ड होते हैं। इसी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है, ये एसिड के लिए क्या होती है? बेसिसिटी होती है, वो कितनी है? 3। ओके बेटा, ये क्वेश्चन 2004 का है। आपको हमें समझाने में इतना समय लगा, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो आपका बहुत कम समय लेता है। P ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट, यही बात है कि थ्योरेटिकल होता है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, वो आपका समय बचाएंगे। ये आपके 15-20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। मान ली 5 सेकंड 10 सेकंड आपको बबल करने में लगा तो ये क्वेश्चन में आपको ज़्यादा 20 सेकंड लगेगा, 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये समय आपको कहाँ से बनाना होगा? या आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में और फिजिकल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में समय आपका लगेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, मतलब कि टॉपिक्स हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? आयोडीन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 गिव्स, यानी आयोडीन की रिएक्शन जब कंसंट्रेट HNO3 से कराते हैं तो क्या देता है बेटा? पहले ऑप्शन देखिए, HI, HOI, HOiO2, HOiO3, इस तरह लिखा है। तो बेटा ये क्या है? ये आयोडीन्स के क्या है? ऑक्सी एसिड्स हैं। क्या है? ऑक्सी एसिड्स हैं। पहले इनको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखें जिस फॉर्म आपको याद रहते हैं। HOiO, ठीक है, ये आपका क्या बेटा? ये आपका एक्चुअली ये आपका HiO3। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग से रहेगा होगा, ये क्या है? HOiO2 मतलब HiO3, तो इसलिए दिखा रहे हैं आयोडीन से एक OH है और 2 ऑक्सीजन है रखे, इस तरह उसे शो कर रखा है। ये क्या है? HOiO3, तो ये आपका क्या है? HiO4। इस तरह फॉर्म में अब आप मिलता है आपको रिएक्शन याद होगी तो आप ऑप्शन चुन लेंगे। ये क्वेश्चन PG 2004 का है, नहीं याद है तो हम इसकी रिएक्शन बता रहे हैं, हमारे लेक्चर्स में दे रखा है रिएक्शंस का, आपको फिर दोबारा बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। देखो बेटा, कॉपी कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम आपको बताते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। रिएक्शन बेटा क्या है? आयोडीन रिएक्शन करता है, किससे बोला बेटा? नाइट्रिक एसिड से। 10 मोल HNO3 से। आप रिएक्शन देखिए हम कैसे याद रखेंगे।
आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है, क्योंकि हमें रिएक्शन याद है तो हम इसका बैलेंस रिएक्शन करेंगे। आपको बैलेंस रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि किससे रिएक्शन करके कौन बनता है, या किसके रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ये आपको याद रखना है। बैलेंस रिएक्शन करने के लिए कभी नहीं आती है, वो तो हमें बताना है, हमें सिखाना है, इसलिए हम आपको बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं। ओके बेटा, क्या फॉर्म होगा बेटा? फॉर्म होगा आपका 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 2 में आ गया 10 है बेटा 4H2, ये बैलेंस होगी। ठीक, यह है रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन है ये कि जब आयोडीन रिएक्शन करता है किससे? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से, तो यह रिएक्शन आपकी है। तो इसमें देखिए मेरा प्रोडक्ट आपका क्या है? कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है HiO3, कहाँ लिखा है HiO3? ये था हमारा HOiO2, क्या था एक्चुअली? वो था HiO3। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको रिएक्शंस याद थी, पूरी बैलेंस इक्वेशन याद ना हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस ये ध्यान हो कि आयोडीन जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, उस प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला याद है HiO3, आपने फटाफट कर दिया। तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी क्वेश्चन आते हैं। तो पी ब्लॉक एस ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम सेविंग है आपके लिए वहां पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा है नेचर ऑफ P4O10 मॉलिक्यूल इज। P4O10 फास्फोरस का बेटा पेंटॉक्साइड है, इसमें जो मॉलिक्यूल का नेचर है वो क्या होता है? तो आपको स्ट्रक्चर उसका याद हमने बताया था आपको उसमें वहां पर, और वहां पे ये चीज बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है P4O6 और P4O10 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। बड़ा देखिए हम यहाँ बना रहे उतार लिया था इसका स्ट्रक्चर पूछा, इसमें क्या आंसर तो मुझे याद है, आपको भी याद आ जाएगा, मैंने वहां बताया भी था इसका, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है? फास्फोरस अरेंज होता है कैसे? टेट्राहेड्रली। ऐसा होता है टेट्राहेड्रली, और ध्यान रखिएगा कैसे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। फास्फोरस डबल बॉन्ड रखता ही, हर फास्फोरस रखता है डबल बॉन्ड ना बेटा। कितने हो गए देखिए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अभी कितनी बची है? 10 है, 2 बची है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, 10 हो गई। यह P4O10 का स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें आपसे इसमें बहुत तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ PO बॉन्ड बताइए, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड की संख्या कितनी है, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड की संख्या कितनी है, P बॉन्ड की कितनी संख्या है, या P बॉन्ड होता है नहीं होता है। तो ये सब तरह का क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? नेचर ऑफ P4O10 मॉलिक्यूल इज। बेटा देखिए P4O10 मॉलिक्यूल हो या P4O6 मॉलिक्यूल हो, उसमें फास्फोरस का नेचर की बात करती है, वो किस तरह होता है? होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ऑप्शन देखिए है, हाँ ये पहला ही ऑप्शन है टेट्राहेड्रल। तो आपका यदि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा तो P4O6 हो या P4O10 हो, उन दोनों ही मॉलिक्यूल में आपका क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि उसमें फास्फोरस टेट्राहेड्रल अरेंज होते हैं और उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ओके बेटा, तो ये हमारा पहला पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस क्वेश्चंस का, जो जीआईसी और पीजीडी में पूछे गए हैं। अभी हम क्वेश्चंस कराते हैं तो क्यों पहले हम कराते हैं पीजीडी क्वेश्चन, उसके बाद जीआईसी का नंबर आता है। तो ये मैं सोचिए कि जीआईसी क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, जीआईसी के जो पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं 2012 2015 2017 उनमें जो भी क्वेश्चन पी ब्लॉक से और से आए हैं, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एस ब्लॉक का, केमिकल बॉन्डिंग या प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो क्रम वही है, पहले पीजीडी की ईयर वाइज देन जीआईसी की ईयर वाइज। ओके, ये पहला पार्ट है। 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। आप थ्योरी का जो हमारा लेक्चर्स है उनको पढ़ें यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, और यदि आपने उनको पढ़ रखा हो तो आपने देखा होगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, या आपके पास जो भी बुक हो प्रैक्टिस के लिए आपने ले रखी हो। मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि अरिहंत की चैप्टर वाइज सोल्यूशन ले लिए नीट की, क्योंकि जो नीट का बड़ा लेवल है क्वेश्चन का, मान लीजिए मोटा मोटा आपका कम से कम उसमें से 80% 85% क्वेश्चन उसी लेवल में पूछे जाते हैं, और बाकी 15% क्वेश्चन है वो थोड़ा उससे ऊपर आते हैं। तो ये आपको आए लगेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन करिए, पी ब्लॉक एलिमेंट से जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं पीजीडी लेवल की, जीआईसी लेवल, लेक्चर लेवल के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे नोट्स के बाहर का है। ओके बेटा, तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें।